हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग भूगोल का जल संसाधन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा-सा प्यारा-सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारा पहला प्रश्न है, बहुउद्देश्य परियोजना किसे कहते हैं? बहुउद्देश्य परियोजना किसे कहते हैं? तो वैसी परियोजना जिसके अंतर्गत एक साथ कई कार्य का, यहाँ पे कोई लिखा गया है, यहाँ पे होगा हमारा कई। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? कई। यानी कि एक साथ कई कार्य का संपादन होता है, तो उसे बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। यानी कि बहुउद्देश्य परियोजना किसे कहते हैं? वैसे परियोजना, वैसे नहीं, यहाँ पे वैसी होगा। वैसी परियोजना जिसके अंतर्गत एक साथ कई कार्य का संपादन होता है, उसे बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। जैसे नदी घाटी परियोजना द्वारा बाढ़ नियंत्रण। यानी नदी घाटी परियोजना में केवल बाढ़ नियंत्रण नहीं होता है, बाढ़ नियंत्रण के साथ-साथ क्या होता है? मछली पालन, सिंचाई के लिए व्यवस्था, विद्युत उत्पादन, यानी कि एक ही परियोजना से अनेक कार्य होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुउद्देश्य परियोजना। अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, जल संसाधन के क्या उपयोग है? तो जल संसाधन के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। पीने के पानी में सबसे पहला उपयोग, हम लोग रोज जल का प्रयोग करते हैं पीने के पानी में। उसके बाद सिंचाई में, खेत में जो सिंचाई करते हैं उसमें भी हमारा जल का प्रयोग होता है। मछली पालन में, विद्युत उत्पादन में, मल मूत्र त्यागने में और घरेलू कार्यक्रम में, इन सभी में हमारा क्या है? जल का प्रमुख ही उपयोग है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय जल विवाद का क्या कारण है? तो अंतर्राज्यीय जल विवाद का सबसे प्रमुख कारण राज्यों के बीच जल का बंटवारा है। 4 नंबर प्रश्न हमारा है, जल संकट क्या है? तो जल संकट से आशय उस स्थिति से है जब विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो। यानी कि हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब पानी उपलब्ध नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? जल संकट कहेंगे। अगला है हमारा प्रश्न, भारत की नदियों के प्रदूषण के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो भारत की नदियों के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? पहला कारण है हमारा कल कारखाने से निकलने वाला कचरा। कल कारखाने से निकलने वाले कचरे को हम लोग क्या करते हैं? नदी में बहा देते हैं, जिससे हमारा नदी प्रदूषण हो जाता है। दूसरा कारण है हमारा पशुओं एवं मानवों के मल मूत्र को नदी में क्या किया जाता है? बहा दिया जाता है। पशु एवं मानव के मृत मृत मतलब मरे हुए शरीर को भी नदी में विसर्जित यानी कि बहा दिया जाता है। इससे भी हमारी नदी क्या हो रही है? दूषित हो रही है। शहरों में बढ़ती हुई आबादी, जीवन शैली, इन सभी से क्या हो रहा है? हमारा नदी दूषित हो रहा है। धार्मिक अनुष्ठान और अंधविश्वासों से भी हमारी नदी क्या हो रही है? दूषित हो रही है। अब इससे बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव है, विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत महासागर में पाया जाता है? तो 96.5% महासागर में पाया जाता है। महासागर में पाए जाने वाले जल में मात्र 2.5% ही जल अलवणीय है। अलवणीय कहने का मतलब जिसमें लवण नहीं है, यानी कि मीठा जल। यानी कि जितना भी पानी है टोटल महासागर में, उस महासागर का मात्र 2.5% ही मीठा पानी है, ये जो हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ के चादर और हिमनद के रूप में पाया जाता है। यानी कि जो भी हमारे पास एक तो पानी मीठा पीने के लिए कम है, और जो पीने योग्य पानी भी है वो कहाँ-कहाँ पाया जाता है? तो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय क्षेत्र और बर्फ चादर और हिमनदों के रूप में पाया जाता है। अगला है हमारा चौथा प्रश्न, विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 25% भाग भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। यानी कि जो भी हम मृदु जल का प्रयोग करते हैं, वो 25% हम जमीन से अंदर से निकालते हैं, वही हमारा क्या है? स्वच्छ जल है। ब्रह्मपुत्र विश्व की 8वीं तथा गंगा विश्व की 10वीं बड़ी नदी है। यानी कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा कि ब्रह्मपुत्र विश्व की कितनी बड़ी नदी है? तो 8वीं, और गंगा 10वीं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 65%, और पौधे के शरीर में 65 से लेकर 99% तक। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन
है जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या किया गया था, सरदार सरोवर बांध है उसी के विरोध करने के लिए प्रेरित किया गया था। उसमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने, किसानों ने, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने क्या किया था, भाग लिया था। स्वीडन का एक विशेष फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। यानी कि स्वीडन के एक विशेष फाल्कन मार्क है, उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को रोज, प्रतिदिन मतलब रोज 1000 घन मीटर जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यदि इससे कम उपलब्धता जल क्या है, संकट है। अगर 1000 घन मीटर से पानी कम उपलब्ध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जल संकट कहते हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त हो रहा है। यानी कि हमारे घरों में जो बिजली आ रही है उसमें से जो बिजली रहती है वो 22% जल के द्वारा प्राप्त होता है। अगला है हमारा 10 नंबर, कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन 58 लीटर मौल जल गंगा में विसर्जित करते हैं। यानी कि केवल कानपुर में ही 180 चमड़ा के कारखाने हैं जो हर रोज 58 लाख लीटर मौल जल गंगा में क्या करता है, विसर्जित यानी कि बहा देता है। शहरीकरण, भवन निर्माण, रेल मार्ग तथा सड़क पक्कीकरण भूमि जल पूर्ति के बाधक तत्व है। यानी कि सड़क बन रहा है, घर बन रहे हैं, रेल मार्ग बन रहे हैं, इन सभी से क्या हो रहा है, जमीन में से जल निकाला जा रहा है जिससे जल की पूर्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। अब है अगला, भूमिगत जल का 22% भाग संचय वर्षा जल की भूमि में प्रवेश करने से होता है। यानी कि जो भी हम जल निकालते हैं उसमें केवल 22% ही जल भूमि के अंदर वर्षा वाला जा पाता है। अगला पॉइंट है कि मेघालय स्थित चेरापूंज एवं मौसिनराम में विश्व का सर्वाधिक वर्षा होता है। यानी कि क्वेश्चन बनेगा सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो चेरापूंज और मौसिनराम में। जल पर संकट का निवारण लगभग 25% जल संग्रह से होता है। यानी कि मेघालय में क्या होता है, वहाँ पे जल संकट का निवारण 25% जो भी पानी होता है वो छत से निकले हुए पानी के जमा होने से होता है। आशा करता हूँ कि आपको इससे बनने वाले जो भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वे सभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।